हेलो साथियों, मैं गोखले शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज में मैंने पार्ट 4 तक आपको करा दिया है। आज पार्ट 5 लेकर के आ रहा हूं और देखेंगे आप लोग कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 2 नंबर हैं। जब पहली संख्या में 40% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 40% कम है, और यदि पहली संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 220 कम है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को नोट कर लो। और ध्यान से पढ़ा करो, प्रश्न कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए, 2 नंबर हैं, 2 संख्या मैंने ये मान ली कि 2 संख्या ये हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये रहे 2 नंबर ये रहे। अब इसमें यह कहा गया है, जब पहली संख्या में 40% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 40 कम है, और यदि पहली संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 120 कम है। इस लाइन पर गौर कीजिए, पहले यहां से यहां तक, यानी यदि पहली संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 120 कम है। पहली संख्या को 40 बढ़ा देते हैं, इसे 40 बढ़ाने पर फिर भी ये 120 कम रहती है। अगर मैं इसे न बढ़ाऊं 40 तो ये कितना कम रहेगी? 160 कम रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि ये जो संख्या है ना, ये इससे कितना कम है? ये संख्या जो है इससे कितना कम है? 160 कम है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या है? अब ये कहा गया है, अब देखिए इस बात को देखिए, यदि पहली संख्या को 40% बढ़ाया गया या 40% की वृद्धि की गई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 40 कम है। अब आप मुझे एक बताओ कि मैं इस संख्या को बढ़ा देता हूं, इस संख्या को 40% बढ़ा दिया मैंने। इस संख्या को 40% बढ़ाने पर, पहली संख्या को 40% बढ़ाने पर ये दूसरी संख्या का क्या रिजल्ट आता है? ये दूसरी संख्या से ना 120 कम है, तो 40 कम है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 40 कम हैं। आप मुझे एक बात बताओ, यहां तक आपकी बात क्लियर थी कि ये संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? 160 कम है। अब इस संख्या को 40% बढ़ा दिया गया तो दूसरी संख्या जो है, जो प्राप्त संख्या क्या है? 40 कम है। तो 40 कम है, मैं कह सकता हूं पहले तो 160 कम थी, पहले 160 कम थी, और इसे 40% बढ़ाते हैं तो केवल 40 कम रह जाती है। इसका मतलब ये 40% बढ़ाने पर, पहली संख्या का 40% बढ़ाने पर यह 120 बढ़ गई। तो मैं कह सकता हूं ये 40 कम है केवल। पहले 160 कम थी, अब 40 कम है। 40 कम अब क्यों रह गई? क्योंकि केवल इसे पहली संख्या को 40% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब पहली संख्या का 40% है ना, पहली संख्या का 40% कितना है? 120। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लेना। ये प्रश्न आपको सीखने। हमें बताएंगे कि 40 से ये कट जाएगा एक बार तो पहली संख्या का 1%, ये 40 से कट जाएगा 3 बार तो पहली संख्या का 1% किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो पहली संख्या हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो पहली संख्या अपने आप में 100% कितनी हो जाएगी? 300। तो अब आप मुझे एक बात बताओ यहां पर, अब आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो कि मैं कह सकता हूं ये पहली संख्या जो है ये 300 है। कितनी है? 300 है। जब ये पहली संख्या 300 है और दूसरी संख्या से 160 कम है, 160 कम है, तो ये दूसरी संख्या कितनी होगी? 460 होगी कि नहीं? और दोनों संख्याओं का आपको योग पूछा है, 300 और 460 का योग कितना हो जाएगा? 760। ए आंसर। बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, इसे भी ध्यान से कीजिएगा। दो संख्याएं, तो मैं कह सकता हूं कि दो संख्याएं ये रही हमारी, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। दो संख्याएं हैं। जब पहली संख्या में 120% की वृद्धि होती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 60 कम है, और यदि पहली संख्या को 90 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 210 कम है। यानी इस संख्या को अगर हम 90 बढ़ाते हैं तो ये संख्या फिर कितनी कम हो जाती है? प्राप्त संख्या यही तो रही 90 बढ़ाने पर, तो 90 बढ़ाने पर यह संख्या फिर उससे 210 कम होती है। अगर इसमें 90 न बढ़ाया जाए तो फिर कितना कम रहेगी? 300 कम रहेगी। 210 प्लस 90, यानी इसका मतलब हम ये सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो पहली संख्या है ना, इससे 300 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? 300 कम है। बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए, बहुत आसान तरीके से। जो आप समझते हैं ना इतना कठिन, मैथ इतना कठिन नहीं है। अब बात क्या आती है, अब मैं कह सकता हूं कि ये पहली संख्या में और दूसरी संख्या में क्या प्रोसेसिंग किया जाता है। अगर इसे 120% बढ़ाया जाता है, 120% बढ़ाया गया, अगर इसे 120% बढ़ाया जाता है तो हम कह सकते हैं तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 60 कम है। इसे 120 बढ़ाने पर, पहली संख्या को 120 बढ़ाने पर ये दूसरी संख्या से केवल 60 कम रह जाती है। पहले कम कितना थी? पहले 300 कम थी, और अब इसे पहली संख्या को 120% बढ़ा दिया तो ये 60 कम रह जाती है। इसका मतलब पहली संख्या का 120%, भैया पहली संख्या का 120% कितना है? 240 है। भाई पहले 300 कम थी, जब 120% बढ़ा दिया तो अब 60 ही कम रहेगी, यानी कितना कम रहेगी? 240। 300 में से 60 गए तो 240, यानी 120 बढ़ने पर 240 बढ़ गई वो संख्या, तभी तो 60 कम रहेगी, पहले 300 कम थी। अब मैं बताओ कि पहली संख्या का 120% किसके बराबर है? 240। तो पहली संख्या का 120 से ये कट जाएगा एक बार, और ये 120 से कट जाएगा दो बार, तो पहली संख्या का 1% कितना हो जाएगा? 2। तो पहली संख्या का अपने आप में 100% थी, तो 100% वह संख्या कितनी होगी? पहली संख्या 200। अब आप मुझे बताओ कि भाई पहली संख्या आपकी 200 है और दूसरी संख्या से यह संख्या, पहली संख्या 300 कम है, तो मैं कह सकता हूं यह संख्या कितनी रहेगी? 500। और दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 500 और 200 700। अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बहुत आसान तरीके से। क्यों भाई, दिख रहा हूं ना मैं? एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका ये, दो संख्याओं का योग 450 है। यदि पहली संख्या में 8% की कमी हुई और दूसरी संख्या में 15% की कमी हुई तो यह प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो दूसरी संख्या बताओ। देखो कितनी आसान बात है। मैं कह सकता हूं पहली संख्या ये है, पहली संख्या में क्या हुई? 8% की कमी, तो ये कितना हो जाएगी? 92%। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 92%। और फिर क्या कहा जाता है कि दूसरी संख्या में 15% की वृद्धि, तो दूसरी संख्या मैंने ये मान ली, इसमें 15% की वृद्धि, तो 100 + 15 यानी 115% इंटू 115%। अब आप मुझे एक बार बताने की कोशिश करेंगे, इसमें एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि भाई मैंने ये बराबर क्यों रखी? क्योंकि इसमें दे रखा है कि पहली संख्या में 8% की कमी और दूसरी संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या बराबर हो जाती है, तब मैंने ये बराबर में रखा। अब ये बराबर में मैं रख सकता हूं इसे, तो आप मुझे बता सकते हैं इस बात को कि भाई सर आप इसे इससे परसेंट से ये परसेंट काट सकते हैं, 23 से इसे काट सकते हैं आप कितने बार? 4 बार, और इसे 23 से काट सकते हैं 5 बार। तो पहली संख्या बट्टे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 5/4, यानी पहली संख्या 5 यूनिट है तो दूसरी संख्या 4 यूनिट है। यहां कुल मिलाकर के दोनों संख्या कितनी है? 9 यूनिट है। बहुत आसान प्रश्न था, 9 यूनिट। यहां पर दोनों संख्या 9 यूनिट हैं, और वैसे कितनी है? 450। दोनों का योग कितना है?
450, तो 9 यूनिट का मतलब 450, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 50। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो आपको पूछा गया है तो दूसरी संख्या बताओ, और दूसरी संख्या क्या है? 4 यूनिट है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। दूसरी संख्या क्या होगी? 200। सी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 650 है। यदि पहली संख्या में 10% की कमी हुई और दूसरी संख्या में 5% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दोनों बराबर हैं। आप मुझे बताओ कि पहली संख्या में क्या हो रहा है? पहली संख्या में 10% की कमी, तो फर्स्ट इंटू 90%, और ये बराबर है किसके? दूसरी संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो सेकेंड इंटू 105%। क्लियर है यहाँ तक भाई? कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? बताओ कोई प्रॉब्लम हो? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भैया अपने पास ही रखना, मैं पहले से ही समस्याओं से जूझ रहा हूँ। देखिए अब मुझे एक बात बताओ, 15 से परसेंट कट जाएगा, 15 से ये 6 बार और 15 से ये 7 बार, तो मैं कह सकता हूँ पहली संख्या बटे दूसरी संख्या को मैं इधर अपॉन में लेकर के आया, बराबर ये 7 था, तो इस 6 को ले जाएंगे कि नहीं उधर 6, तो यहाँ पर दोनों संख्या, यानी पहली संख्या 7 यूनिट है तो दूसरी संख्या 6 यूनिट है। दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 7 और 6 13 यूनिट। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग 13 यूनिट हो रहा है, और वैसे कितना हो रहा है? 650। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है? 6 यूनिट, यानी कितनी हो जाएगी? कौन सी संख्या पूछी है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी 6 यूनिट 350, और ये पहली संख्या, सॉरी 6 पंजे 300, दूसरी संख्या तो हो जाएगी 300 और पहली संख्या हो जाएगी 350, यानी आंसर ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बताओ, बढ़िया प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ लिया करो। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। देखो 55% की फ्रैक्शन कितनी होगी? पहले तो आप मुझे ये बताओ। 55% का फ्रैक्शन होगा 55/100, यानी 11/20। 55% पुरुष हैं निर्वाचन क्षेत्र में, 55% यानी कुल मिलाकर के 20 हैं, तो उसमें 11 क्या है? पुरुष हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैन, और बाकी क्या है? वुमेन। यानी मैं कह सकता हूँ 20 में 11 मैन हैं, तो 9 क्या हैं? बाद बाकी 11 और 9 ही तो बचे 20 में से, 9 क्या है? वुमेन है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? वैसे मिटा दूँ? क्यों भाई? इसे मिटा दिया। अब आगे कहानी क्या है? आगे कहानी ये है, और बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, मैं पहले इसमें निरक्षर को देख लेता हूं जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, तो मैं कह सकता हूं निरक्षर। अब देखो इसे कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए क्या रहेगा कि मैं 2-2 जीरो इधर लगा दूं ना इनमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं कह सकता हूं कि 1100 अगर पुरुष हैं तो 900 क्या है? महिलाएं हैं, जिसमें 40% क्या हैं? 40% वो जो है 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो 11 चौक 44, मैं कह सकता हूं 440 पुरुष क्या हैं? निरक्षर हैं, और 40% महिलाएं साक्षर हैं। इसका मतलब अपने आप में महिलाएं 100% थी, जिसमें 40% साक्षर हैं, तो निरक्षर कितनी होंगी? 60%। तो मैं कह सकता हूं 900 का 60% कितना हो जाएगा?
9 6 चौगुन 540। अब देखो इतना तो आपको आना चाहिए। अब मैंने निरक्षर निरक्षर निकाल लिए इसमें से। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि 1100 पुरुष थे तो उसमें से 440 क्या है, निरक्षर हैं। 900 महिलाएं थी तो उसमें निरक्षर कितने हैं, 540 हैं। तो आपको क्या पूछा गया है, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर महिलाएं कितनी है, 540। इनकी तुलनाओं में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। भैया साक्षर पुरुष कितने होंगे, 1100 कुल मिलाकर के, जिसमें से 440 निरक्षर थे तो बाद बाकी 1100 में से 440 गए तो बाद बाकी साक्षर ही तो होंगे। तो मैं कह सकता हूं पुरुषों की संख्या साक्षर में कितनी होगी, 0। और ये सेक्स, और ये कितना हो जाएगा, 660। तो कह सकते हैं इस बात को कि अब ये पूछा गया है कि निरक्षर महिलाओं से कितने अधिक हैं साक्षर पुरुष। तो भैया साक्षर पुरुष तो 660 हैं और निरक्षर महिलाएं कितनी हैं, 540। तो 540 से 660 कितना अधिक है भाई, डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितने का है, 120 अपॉन 540 इंटू 100। क्लियर है। अब देखिए आप इस बात को, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से का को 6 से काट दो, 6 से ये 2 बार और ये 6 से 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 200/9। और 200/9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, बचे कितने 2, 9 दूनी 18, 2/9%। 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, यानी बी आंसर। क्लियर है कि नहीं एकदम। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। जीरो बढ़ा लिए, कुल मिलाकर के मैंने अपने सुविधानुसार ऐसे रेशियो में बढ़ा सकता हूं। तो अब यही तो कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट है। जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ वैसे जीरो बढ़ा सकते हैं, सर ने बढ़ाई है तो बढ़ा सकते हैं। ये कैलकुलेशन होती है इस प्रकार से इंप्रूव करने की, आसान सॉल्व करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 60% पुरुष हैं। अब आप मुझे बताएंगे 60% पुरुष हैं, मैं कह सकता हूं मैन और वुमेन। 60% पुरुष हैं तो बाद बाकी 40% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो मैं कह सकता हूं 3:2, यानी 3 मैन हैं तो 2 क्या हैं, वुमेन है। भाई 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। कुल मिला करके 5 थे तो उसमें से 3 क्या है, महिलाएं, वो पुरुष हैं। अब 3 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं रहेंगी। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, क्यों भाई। अब देखिए, यदि 30% पुरुष निरक्षर हैं, अब 3 का 30% निकालने में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से जीरो बढ़ा लेते हैं। मैं 2 0 बढ़ा सकता हूं इधर, ये से 300 कह सकता हूं तो इसे 200। अब देखिए कुल मिलाकर के लोग कितने हो गए, 500, जिसमें 300 क्या है पुरुष हैं तो 200 क्या है महिलाएं हैं। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, निरक्षर देख लेते हैं पहले। निरक्षर मैं कह सकता हूं 30% पुरुष निरक्षर हैं तो 30 का 30% कितना रहेगा, 90 निरक्षर हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। और 50% महिलाएं साक्षर हैं, तो 50% महिलाएं साक्षर हैं तो इसका मतलब 50% अपने आप में निरक्षर होंगी। और मैं कह सकता हूं कि 200 का 50% कितना रहेगा, 100। तो पुरुष तो निरक्षर रहे 90 और महिलाएं निरक्षर रही 100। तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो निरक्षर महिलाएं कितनी थी, 100 थी, और उसमें साक्षर पुरुष कितने हैं। अब एक बार बताएंगे कि 300 कुल मिलाकर के पुरुष थे जिसमें 90 निरक्षर हैं, तो इसका मतलब 210 क्या थे, साक्षर हैं। और यही आपको पूछा है कि निरक्षर महिलाओं से कितना अधिक है पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुषों की संख्या। तो मैं कह सकता हूं 100 से 210 कितना अधिक है, डिफरेंट 110 का ओल्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू
100 100, तो ये कट जाएगा 100 से 100, तो 110%, 110%। बहुत बढ़िया, यही रहेगा 110, ये आंसर रहेगा, ये आंसर। देखिए दो प्रश्न लिए मैंने एक प्रकार के, जिससे कि आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। बहुत तरीके आते हैं आसान तरीके से कि आपको समझ में कैसे आएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता है, तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई? देखिए पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई मजदूरी होती है ना, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान कर लेंगे, इस बात को आप ध्यान कर लेंगे कि रुपए प्रति घंटे का मल्टीपल अगर हम समय में कर देते हैं ना, तो वो किसके बराबर हो जाता है? जो आय होती है हमारी, मजदूरी होती है, उसके बराबर होता है। यानी आप मुझे एक बात बताएंगे, मुझे 20 रुपये घंटे मिलते हैं, मैं समझा रहा हूँ, मुझे 20 रुपये घंटे मिलते हैं और मैंने कार्य किया 4 घंटे, तो कुल मिलाकर के मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? 20 चौक 80 रुपये। तो मेरी आय कितनी हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी कि नहीं? बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ये बात रटने वाली थोड़ी है, आप खुद समझ सकते हैं कि रुपए प्रति घंटे जो है, प्रति घंटे जो रुपए मिल रहे हैं वह उसका मल्टीपल समय में करेंगे, घंटों में करेंगे, तो जो किसके बराबर हो जाएगा? आय के बराबर हो जाएगा, मजदूरी के बराबर हो जाएगा, जितनी हमें मजदूरी मिलेगी कुल मिलाकर के। तो ये बात, यही कंसेप्ट कुछ आपका लगेगा इसमें, ठीक है भाई। अब देखिए समय प्रतिदिन 25% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 10% बढ़ गया। प्रति घंटे 10% बढ़ रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1/10 होती है। तो मैं कह सकता हूं प्रारंभ में कितना था? रुपए प्रति घंटे वेतन 10 था, और अब नया कितना हो जाएगा? 11। और ये कहा गया है कि समय प्रतिदिन 25% बढ़ जाता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले समय 4 था, तो अब कितना हो जाएगा? 5। तो पहले आय कितनी थी? 40 थी, 10 चौक 40, और अब कितनी हो जाएगी? 11 पंजे 55। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई? भैया पहले 40 थी और अब 55 हो गई, तो कितना बढ़ गई? 40 से 55 हो गई। डिफरेंट कितने का है? 15 का। ओल्ड वैल्यू 40 इंटू 100। आप मुझे बताएंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 2 बार, और 2 से 5 बार, 75/2 कितना हो जाएगा? 37.5%। 37.5%। बी आंसर। हर एक प्रकार का प्रश्न करवा दूंगा जो आप नोट्स बनाते जाएंगे। एक प्रश्न अगर आपसे रह जाए ना तो तुम बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है ये जो मैंने अभी कराया वो 88 करा दिया है, और ये आपको 87 अब करना है, ये वाला आपको करना है। तो रोहित की आय 15% बढ़ गई, तो अब वही वाली बात है, रुपए प्रति घंटे, रुपए प्रति घंटे। ये आपको बात लिखनी भी नहीं है भाई, और ये समय बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, और ये आय। तो आप मुझे बताएंगे कि रुपए प्रति घंटे कितना बढ़ जाता है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15/100, यानी 3/20। यानी प्रारंभ में रुपए प्रति घंटे मजदूरी 20 थी, तो अब नई कितनी हो जाएगी? बढ़कर के 20 और 3 23। और समय 10% बढ़ जाता, समय क्या है? 20% बढ़ गया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 6। तो मैं कह सकता हूं 20 पंजे 100। पहले आय कितनी थी? 100 थी, और अब कितनी हुई? 23 छिके 20 छिके 120, 3 छिके 18, 138। और देखो 100 से पहले 100 थी, अब 138 होगी, तो ओबियसली बात है 38% बढ़ गई।
100 पर ही बढ़ी हुई आय क्या होती है, प्रतिशत में होती है। डिफरेंट कितने का है, 38 का। ओल्ड वैल्यू 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तब भी 38%। बी आंसर। चलिए ये प्रश्न देखिए, ए और बी के वेतनों का योग कितना है, 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन बताओ। उनकी बचत समान है तो ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो मैं कह सकता हूं बचाता कितना है, मुझे बता सकते हैं आप? वो अपने वेतन का बचाता कितना है, बचत कितनी करता है? मैं कह सकता हूँ 95% खर्च करता है तो 5% बचत करता है। और जो बराबर है किसके, बचत बराबर है उनकी, और बी खर्च करता है 80%, तो बी कितना बचाता है, 20%। ये बात है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? अब हम ये बताएंगे, परसेंट से मैं परसेंट को काट दूंगा। ए बट्टे बी कितना हो जाएगा यहाँ, 20/5। भाई बी को मैं इधर ले आया, ये कॉमन सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 20 से 5 से कट जाएगा ये 4 बार, और ये 5 से कट जाएगा 1 बार। यानी ए की आय 4 यूनिट है तो बी की आय कितनी है, 1 यूनिट है। ये कहानी है ये। और दोनों की आय कुल मिलाकर के 5 यूनिट है। यहाँ दोनों की आय 5 यूनिट है, और वैसे कितनी दे रखी है आपको, 43,000 और 43,000 दे रखी है आपको। अब आप कह सकते हैं इस बात को कि 5 यूनिट की वैल्यू 43,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 का भाग रहा है 40, 5 के 30, 8600। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 या 600 है तो आप कह सकते हैं इस बात को कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय 4 यूनिट थी भाई, तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, 4 × 8600, यानी 0 0, 4 6 24 का 4, 4 8 32 और 2 34, 34,400। डी आंसर। बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए, बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लिया करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे सॉल्व कीजिए आसान तरीके से। ठीक है, सॉल्व करो इसे। ये वाला प्रश्न, ए और बी के वेतनों का योग, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ए और बी के वेतनों का योग कितना है, 6,000 है। ए अपने वेतन का 90% खर्च करता है तो ए बचाता कितना है, 10%। और बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है, और दोनों की बचत बराबर है। अब तब बराबर में रख रहे हैं दोनों की बचत। बी 85% खर्च कर देता है तो बचा कितना लेगा, 15%। आम ये बताओ, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ए बट्टे बी कितना हो जाएगा, 15/10, 5 से 3/2। यहां पर दोनों की आय कितनी हो रही है, 3 और 2 5 यूनिट, और वैसे कितनी है, वैसे है 6,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बताएंगे कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 से 12 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 1200। तो आप मुझे बता सकते हैं किसकी आय आपको पूछिए, बी की आय, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट यानी 2400। ये इस प्रश्न का आंसर है, बी आंसर। चलिए बहुत आसान पूछते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे प्रश्न है। ए की आय बी की आय का 60% है। ये ए है और ये बी है। आय का जिक्र करें हम, आय का जिक्र करें इनकी का, आय का जिक्र, तो ए की आय जो है 60% है, किसकी, बी की आय का, बी की आय का 60% है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर बी की आय 100% है तो ए की आय इसका 60% है, मैं कह सकता हूं 60 रहेगी, 60 यूनिट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ए की आय 60% है बी की आय का, ये कहा गया है उसमें। अब हम यहां पर मुझे ये बताएंगे, ये कहा गया है कि ए का व्यय बी के व्यय से 70% है,
यदि ए की आय बी के व्यय का 70% है, यानी ए की आय ये 60, बी के व्यय का 70% है, यानी ये 70% है बी के व्यय का, तो बी का व्यय कितना होगा जिसका ये 70% है, तो मैं कह सकता हूं किसका 70% रहेगा, ये 3/4 किसका है, ये 60, तो मैं कह सकता हूं, मैंने मान लिया व्यय x था तो 3/4 इसका कितना है 60, तो 3 से कट जाएगा 20, यानी x बराबर 80, तो मैं कह सकता हूं b का व्यय कितना है 80। तभी ये b का व्यय 80 है, तभी a की आय जो 60 है ना वो b के व्यय की 75% है। अब आप मुझे बता सकते हैं इस बात को, ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक बात क्लियर है। ए की आय बी के व्यय का 75% है, यानी ये 75% है, तो मैं कह सकता हूं व्यय कितना है 80 रहेगा, 80 का तभी तो 75% 60 है। अब देखो ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ए का व्यय अगर जो है 70% है बी के व्यय का, बी का व्यय 80 है, तो इसका 70%, 80 का 70% कितना हो जाएगा 56, 8 56 हो जाएंगे कि नहीं, जानते हो कि नहीं इन चीजों को आप लोग। व्यय बी के व्यय का 70% है, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा 56। आय उनकी ए की आय 60 है, बी की आय 100 है, बी ए का व्यय 56 है, तो और बी का व्यय कितना है, खर्चे व्यय कह लो या खर्चे एक ही बात है, 80 है, तो इसकी बचत कितनी होगी, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत, मैं 60 रुपए कमाता हूं 56 रुपए खर्च कर देता हूं, तो बचेंगे कितने 4, इसकी बचत तो है 4 और इसकी बचत कितनी हो जाएगी 20। क्या ये रेशियो बचत का सही है, नहीं, 4 से कट जाएगा एक बार और ये 4 से कट जाएगा 5 बार। अनुपात हमेशा रेड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है छोटी अवस्था में, 4:20 गलत था, 1:5 सही है, ठीक है। कहाँ है आंसर, ए आंसर। ऐसे करने ये प्रश्न आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है, आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। ए की आय बी के आय का 80% है और ए का व्यय, देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है भाई। अब देखो आय का क्या सिस्टम है इनमें, आय क्या है, ए की आय बी की आय का 80% है, तो बी की आय 100 यूनिट है, तो मैं कह सकता हूं ए की आय कितनी रहेगी 80 यूनिट रहेगी। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यदि ए की आय बी के व्यय का 100% है, यदि ये जो है ए की आय 100% है, 100% है बी के व्यय का, तो मैं कह सकता हूं बी का व्यय भी कितना रहेगा 80 रहेगा, तभी तो ये 80 का 80 100% रहता है, बिल्कुल। और ये कहा गया, अब इस लाइन पर आओ, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, भाई बी का व्यय तो कितना था 80 था और इसका 60% है कितना, ए का व्यय तो 8 के 48 यानी 48 क्या हो जाएगा, ए का व्यय हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बात है, ये स्पीड आपको आना जरूरी है। अब इनकी बचत का रेशियो क्या रहेगा, इनकी बचत का रेशियो क्या रहेगा, आप मुझे बताएंगे। 80 में से 48 गए तो कितने बचेंगे 32 और 100 में से 80 गए तो कितने बचेंगे 20। आप मुझे बताएंगे ये 4 से कट जाएगा 8 बार और ये 4 से कट जाएगा 5 बार, 8:5, तो उनकी बचत का रेशियो क्या है 8:5, ये आंसर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आपको इसमें क्या समझना है, देखिए ये देखिए कुल आय, कुल आय में से अगर मैं टैक्स को हटा दूं तब आपकी क्या बचती है, शुद्ध इनकम। क्लियर है, ये बात आप समझ लेंगे।
अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं और 20 रुपये टैक्स दे देता हूं तो मेरी शुद्ध इनकम कितनी है? 80 रुपये है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब देखिए एक बात ध्यान से, अब यहां पर ये कहा गया है, देखो टैक्स की दर निकालने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, अभी टैक्स वाले और प्रश्न आएंगे तो आपको बता दूंगा मैं, बहुत अच्छे तरीके से डीपली भी बताऊंगा। टैक्स परसेंट आपको निकालना हो, टैक्स की दर निकालनी हो तो टैक्स बटे कुल आय इंटू 100%, ये होता है। टैक्स की दर जो होती है क्या होती है? टैक्स बट्टे कुल आय इंटू 100%। चलिए मैं रब करता हूं इसे। अब आप बस बात समझने की करो कोशिश कि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई, टैक्स में, टैक्स कह लो या आयकर कह लो एक ही बात है, टैक्स में कितने की वृद्धि हो गई? 19% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना? तो शुद्ध आय क्या हो जाती है? शुद्ध आय 1%, देखो मैं इतना ही लिख रहा हूं, 1% की कमी हो जाती है। मैं सब रीजन बताऊंगा कि ये बराबर ही क्यों रखा गया सब कुछ, थोड़ा सा वेट करो। अब टैक्स इंटू 100, अब मैं बताएंगे टैक्स बट्टे शुद्ध इनकम बराबर कितना हो जाएगा? 1/19 हो जाएगा कि नहीं? और भाई ये बताओ कि कुल आय अब कितनी हो जाएगी? कुल आय इतनी हो जाएगी कि शुद्ध इनकम प्लस टैक्स मिलाकर के कुल आय होता था, शुद्ध इनकम प्लस टैक्स मिलाकर के कुल आय होते था। और कुल, अब आपको टैक्स की दर आपको निकालनी है तो टैक्स की दर आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि टैक्स कितना है? 1 है, और कुल आय कितनी है? 19 और 1 20 है, इंटू 100% में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 5%, कितना हो जाएगा? 5%। सी आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आयकर में 22% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 3% कम हो गई, तो आयकर की दर बताओ। देखो कितना आसान प्रश्न है। अब आप कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं इस बात को कि देखो टैक्स में 22% की वृद्धि हो गई तो शुद्ध आय जो क्या होती है? शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। तो देखो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा तो टैक्स, देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आप लोगों को इसे, नहीं तो क्या है 22 और 3 25, 3 जो है 25 हो जाएगा, 3 चौक 12% हो जाएगा। और आप भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसे, कोई बड़ी वाली बात थोड़ी है इसमें। देखिए टैक्स इंटू शुद्ध इनकम कितना हो जाएगा? टैक्स बटे शुद्ध इनकम हो जाएगा, टैक्स कितना हो जाएगा? 3, तो शुद्ध इनकम कितनी हो जाएगी? 22। और शुद्ध इनकम प्लस टैक्स मिलाकर के क्या होती है? कुल आय होती है। तो मैं कह सकता हूं कुल आय आपकी कितनी है? 25 है। और टैक्स का जो फॉर्मूला था आपको बताया टैक्स दर निकालने का, 3/25 इंटू 100। तो मैं कह सकता हूं 25 से कट जाएगा 4 बार 4 12%। और यही इस प्रश्न का आंसर है। कहाँ है ये आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिला शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं कर सकता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती, तो विवाहित रहने वाले वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए आप मुझे एक बार बताएंगे। मैं कह सकता हूं इस बात को ऐसे देख लीजिए कि आबादी में 42% पुरुष, मेन कितने हैं? 42%। आप मुझे एक बात बता सकते हैं इसमें कि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है तो जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं होंगी शादीशुदा, होंगी कि नहीं?
जितने पुरुष होंगे उतनी तो महिला शादीशुदा होंगी। तो इसका मतलब शादीशुदा पुरुषों की संख्या और शादीशुदा महिलाओं की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी। तो इस वजह से तो पुरुष 42% शादीशुदा हैं और वुमेन 24% शादीशुदा हैं। तो हम इन्हें इस प्रकार से रख सकते हैं बराबर में। अब मुझे बताओ ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं मैन बट्टे वुमेन इजिकल टू कितना हो जाएगा 24/42 और 6 से इसे काट देंगे 4 बार और 6 से इसे काट देंगे 7 बार। यानी मैन अगर 4 यूनिट है तो वुमेन कितना है 7 यूनिट है। इन्हें कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब देखो ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत हैं शादीशुदा। अगर आप ये कहें कि 2-2 जीरो और बढ़ा लो इनमें तो कह सकते हैं कि 400 अगर पुरुष हैं तो 700 क्या है महिलाएं हैं। अब एक बार बताएंगे आप मुझे कि 42% क्या थे पुरुष विवाहित थे। तो 400 और कुल मिलाकर की जनसंख्या कितनी हो रही है 700, 400, 1100 और 42% क्या है पुरुष शादीशुदा हैं। तो 400 का 42% कितना हो जाएगा, 400 का 42% 168। 168 पुरुष क्या हैं शादीशुदा हैं। तो आप अब आपको इस 700 का आप 24% निकालेंगे ना वुमेन का तब भी 168 ही आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होंगी। तो 168 ही क्या होंगी महिलाएं शादीशुदा होंगी। तो कुल मिलाकर के शादीशुदा कितने हो गए 168 इंटू 2 इतने लोग शादीशुदा हो जाएंगे। यानी 2 8 16 6 और 2 6 12 और 1 13 2 1 2 और 1 3 कुल मिलाकर के 1100 में 336 क्या है शादीशुदा हैं। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। अब 336 शादीशुदा हैं और इन्हीं शादीशुदाओं का प्रतिशत आपको पूछा है। तो मैं कह सकते हैं 336/1100 कुल जनसंख्या 1100 होती इंटू 100। तो हम ये बताएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 का भाग लगाओ इसमें, 11 33 30 हो जाएगा पॉइंट 11 छिक्के 11 पंजे 55 और ये हो जाएगा 5 0 11 चौक 44। इतना आंसर आएगा। ठीक है ना, भाग लगा लेना, ऑप्शन नहीं है इसमें कोई। ठीक है भाई 30 पॉइंट ई ऑप्शन करके कर लेना इसे। 336 11 33 इतना ही आएगा। ऑप्शन टाइप इसने गलत कर दिया होगा, आंसर इतना ही है 336/11 इतने प्रतिशत रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न और लेते हैं, इसी प्रकार का मैंने प्रश्न लिया है एक और। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। ये देखिए, एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 21% पुरुष और 14% महिलाएं शादीशुदा हैं, यह मानते हुए कि किसी भी पुरुष ने एक महिला से अधिक से शादी नहीं की। देखिए मैन कितने शादीशुदा हैं 21%। अब आपको ये तो पता चल गया होगा इन्हें बराबर क्यों रख रहे हैं। और वुमेन कितनी शादीशुदा हैं 14%। क्लियर है कि नहीं। तो आप मुझे बताएंगे मैन बट्टे वुमेन कितना हो जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मैन बट्टे वुमेन कितना हो जाएगा, मैन बट्टे वुमेन कितना हो जाएगा 14/21 यानी 2/3। यानी मैन अगर 2 हैं तो वुमेन कितनी है 3 है। अब आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करो यहां पर कि इन्हें आप सुविधा अनुसार 2-2 जीरो बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं मैन अगर 200 है तो वुमेन कितनी है 300 है। आप मुझे बताओ कि इसमें क्या है 21% पुरुष क्या है शादीशुदा हैं। तो 21 दूनी 42, तो यानी 42 पुरुष शादीशुदा हैं 200, तो 42 ही क्या होंगी महिलाएं शादीशुदा होंगी। नहीं तो आप 300 का 14% आप निकाल करके देख सकते हैं, क्योंकि 300 महिला कितनी थी 300 थी और 14% महिलाएं शादीशुदा हैं, तो 42 ही रहेगा। और नहीं आपको पता है कि भाई 42 पुरुष हैं शादीशुदा तो 42 ही महिलाएं शादीशुदा होंगी। तो कुल मिलाकर के 500 में 84 क्या है 84 क्या है शादीशुदा हैं। कितने में 500 में। तो यही आपको शादीशुदाओं का प्रतिशत पूछा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे आप, 5 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 बचे कितना 3 34 5 छके 30 5 छके 30 बचा कितना 4 पॉइंट लगा दिया 0 5 से 40 16.8% शादीशुदा। कहाँ है बी आंसर।
अब ये बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों। मैं इसी वजह से दो दो प्रश्न लेता हूं कि आपके समझ में आसान तरीके से आ जाए। और रोजाना वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आप लोग एक रजिस्टर बना लेंगे, बहुत अच्छा सा सुंदर सा रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान देने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और ₹2400 की राशि दान की, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 125% के बराबर थी। तो उसकी मासिक आय कितनी है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके कभी भी ऐसे प्रश्न आया करें तो ये समझ लिया करो उसकी आय कितनी थी, 100 यूनिट थी। उसकी आय कितनी थी? 100 यूनिट थी। और उसने दान देने का वादा कितना किया? 12%, यानी 12 यूनिट का दान देने का वादा किया, 12 यूनिट का। लेकिन दान के समय पर उसने अपना फैसला बदल दिया और 2400 रुपये दान दे दिया, 2400 रुपये दान दे दिया, जो कि क्या था, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 125% था। और पहले तय की गई राशि कितनी थी? 12 यूनिट थी। और 12 यूनिट का कितना है? 125%। तो 12 का 125%, यानी कि मैं कह सकता हूं 125/100 करेंगे तो 5/4 रहेगा, जो कितना है? 2400 है। तो आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 12 5 से 1 कट, 12 पंजे 60, 12 से 1 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 1 कट जाएगा कितने बार? वो 5 से कट जाएगा ये 240 बार। तो 1/4 यूनिट की वैल्यू, 1/4 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 चौका 160। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 160 है। तो उसकी आय कितनी थी? 100 यूनिट थी कि नहीं? और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो इधर लगाएंगे आप, तो 2 जीरो इधर नहीं लगाने पड़ेंगे। कितनी हो जाएगी? 1600। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एकदम 1600 कहां है? ये रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार का है। देखिए, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान देने का फैसला लिया और दान के समय पर उसने अपना फैसला बदल दिया और ₹4800 की धनराशि, जो कि उसके द्वारा तय की गई धनराशि का 80% के बराबर थी। तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है? देखो मैं कह सकता हूं कि उसकी आय कितनी थी? 100 यूनिट थी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब 100 यूनिट थी तो उसने दान देने का वादा 12% किया, तो 12 यूनिट दान देने का वादा किया। अब दान के समय पर वह 4800 रुपये धनराशि देती है, और जो कि उसके पहले द्वारा निर्धारित की गई धनराशि का कितना है? 80%। तो 12 यूनिट का 80% कितना रहेगा? 12 यूनिट का 80% रहेगा 80/100, यानी ये 20 से कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार। 12 यूनिट का 4/5 कितना है? वो धनराशि 4800 है। तो आप मुझे बताएंगे कि 12 चौक 48 से ये 48 एक बार कट जाएगा, तो 1/5 यूनिट की वैल्यू, 1/5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500। जब 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी आय कितनी रहेगी? 100 यूनिट थी, और 100 यूनिट की वैल्यू 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, उसकी आय कितनी हो जाएगी? 50,000। क्लियर है? जब उसकी आय 50,000 है तो आप उसका 27% ज्ञात कर सकते हैं। 50,000 का 27%, 27/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 27 का मल्टीपल करो, 27 जीरो, 27 जीरो, 27 पंजे कितने हो जाएंगे? 135, 13,500। कहाँ है? डी आंसर। ये आप लोग ये ना समझा करेंगे सर तेजी से पढ़ा रहे हैं। मैं जानबूझ करके तेजी से पढ़ाता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे आप संगति में रहेंगे उसी प्रकार का असर आता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस स्पीड पर आएं, क्योंकि इस स्पीड पर आप आते हैं तभी आप एग्जाम में सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक विक्रेता कुल सेवों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेवों को बेच देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवों का प्रतिशत बताओ। देखो कितना आसान है। मैंने मान लिया कि उसके पास में कुल मिलाकर के कितने थे, 100 सेब थे, 100 यूनिट मान लिया करो, और 100 में से 60% भाग बेचता है, तो 40% क्या थे, बचे थे उसके पास में, ठीक है ना। 40% बचे कि नहीं, तो बचे कितने, 60% बेच दिए तो बचे कितने, 40% बचे, 40 यूनिट बचे कि नहीं, 40 यूनिट। अब आप मुझे बताएंगे तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है, तो 40 का 15% कितना होता है, 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 फेंक दिए। देखो मैंने गोलुआ में बंद कर ले रहा हूँ उन्हें, फेंकने वालों को 6 फेंक दिए। अब बचे कितने, 40 में से 6 फेंक दिए तो बचे कितने, 34। अब क्या होता है, अगले दिन वह बचे हुए का 50% हिस्सा बेच देता है। बचे हुए कितने थे, 34, इसका 50% कितना हो जाएगा, 17 बेच देता है, और शेष बचे हुए को फेंक देता है। तो 17 को क्या कर देता है, फेंक देता है। तो विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवों का प्रतिशत बताओ। तो भैया जो है गोले में है वही फेंके गए थे, 6 ये फेंके गए थे, 17 ये फेंके गए थे, तो 23 फेंके गए। कितने सेवों में 23 फेंके गए, 100 में 23 फेंके गए, तो 23% ही फेंके गए। तो मैं कह सकता हूं सी आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता कुल सेवों का 40% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 20% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेवों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवों का प्रतिशत बताओ। ये प्रश्न आप खुद करेंगे, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसी प्रकार का प्रश्न है और कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है कमेंट में। चलिए इसी उत्साह के साथ में मैं अगले पाठ के साथ में मिलता हूं आप लोगों से। ओके, जय हिंद, जय भारत।